हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 423वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है प्रणव भारती। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी। दूसरा प्रश्न है, मंच प्रदर्शन करने वाले सितार वादक कितने नंबर के बाज के तार का प्रयोग करते हैं? जो उस्ताद होते हैं, मंच प्रदर्शन करने वाले उस्ताद या सितार वादक उस्ताद जो होते हैं, वे अपने पहले तार को यानी कि सितार के पहले बाज के तार को 3 नंबर के तार का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर के बाज के तार का प्रयोग करते हैं मंच प्रदर्शन करने वाले सितार वादक। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सितार सीखने वाले विद्यार्थी अपने सितार में कितने नंबर के बाज के तार का प्रयोग करते हैं? सितार का जो बाज का तार होता है वो सितार सीखने वाले विद्यार्थी अपने सितार में 2 नंबर के बाज के तार का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर के बाज के तार का प्रयोग सितार सीखने वाले विद्यार्थी करते हैं और 3 नंबर के बाज के तार का प्रयोग मंच प्रदर्शन करने वाले उस्ताद या सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित जसराज जी के शिष्य हैं। पंडित जसराज जी के शिष्य हैं रतन मोहन शर्मा जी। रतन मोहन शर्मा जी पंडित जसराज जी के शिष्य हैं। पंडित जसराज जी किस घराने के हैं? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 18वीं 19वीं शताब्दी के तराना सम्राट हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के तराना सम्राट हैं विनायक राव पटवर्धन जी। विनायक राव पटवर्धन जी 18वीं और 19वीं शताब्दी के तराना सम्राट हैं, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन तराना गाते थे विनायक राव पटवर्धन जी, जिनका समय काल है 18वीं 19वीं शताब्दी। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदि ताल प्रयुक्त होती है। आदि ताल जो दक्षिण भारतीय ताल है, आदि ताल ये प्रयुक्त होती है कृति के साथ। दक्षिण भारतीय शैली कृति के साथ आदि ताल का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय जो 7 तालें हैं, ध्रुव, मठ, रूपक, झम, त्रिपुट, अठ, एक, इन 7 तालों के अलावा जो ताल है वो है आदि ताल। आदि ताल दक्षिण भारतीय 7 तालों में नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 7 ग्राम रागों का उल्लेख प्राप्त होता है। 7 ग्राम रागों का उल्लेख प्राप्त होता है नारदीय शिक्षा में। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में 7 ग्राम रागों का उल्लेख प्राप्त होता है। 8वां प्रश्न है, तराने को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। तराने को कर्नाटक संगीत में कहते हैं तिल्लाना। तिल्लाना कहते हैं तराने को कर्नाटक संगीत में। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कर्नाटकीय राग हंस ध्वनि को हिंदुस्तानी संगीत में किसने प्रसिद्ध किया? प्रसिद्ध कर्नाटकीय राग हंस ध्वनि को हिंदुस्तानी संगीत में प्रसिद्ध किया है पंडित रविशंकर जी ने। मैहर घराने के मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर जी ने प्रसिद्ध कर्नाटकीय राग हंस ध्वनि को उत्तर भारतीय संगीत में या उत्तर भारत में या भारत में प्रसिद्ध किया है। ठीक है। हंस ध्वनि जो राग है ये कर्नाटक संगीत का राग है, जिसको उत्तर भारतीय संगीत में भी गाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में कितने ग्राम प्रचलित हैं? भारतीय संगीत में प्रचलित ग्रामों की संख्या है 3 ग्राम प्रचलित हैं, जो है षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम।
षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ये 3 ग्राम हैं जो भारतीय संगीत में प्रचलित हैं। कौन से ऐसे रचयिता हुए हैं जिन्होंने गंधार ग्राम को गंधर्व लोक का ग्राम कहा है और गंधार ग्राम को उन्होंने नहीं माना है, उपयोगी नहीं माना है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में संगीत समय को कहते हैं। भारतीय संगीत के संगीत समय को कहते हैं काल। काल कहते हैं संगीत के समय को भारतीय संगीत में। अगला प्रश्न है, औड़व षाड़व जाति के राग में स्वरों की संख्या होती है। औड़व षाड़व जाति के रागों में स्वरों की संख्या होती है आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। आरोह में 5 यानी कि औड़व जाति का राग और अवरोह में 6 स्वर यानी कि षाड़व जाति का राग। ठीक है, तो औड़व षाड़व जाति के रागों में आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जातियों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और कौन कौन सी है ये भी आप जरूर बताइए। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 3 या 4 स्वर द्रुत लय में इकट्ठा गाने को कहते हैं। 3 या 4 स्वरों को द्रुत लय में इकट्ठा यदि गाया जाए तो इसको कहते हैं मुर्की। मुर्की को द्रुत लय में गाया जाता है और इसमें 3-4 स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मतंग जी ने बृहदेशी में कितने प्रकार की गीतियों की चर्चा की है? मतंग मुनि जी ने बृहदेशी ग्रंथ में चर्चा की है 7 प्रकार के गीतियों की, जो है शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा, विभाषा। ठीक है, मतंग मुनि जी ने बृहदेशी ग्रंथ में 7 प्रकार के गीतियों की चर्चा की है, जो है शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा, विभाषा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी के पहले रागों को कहा जाता था। 5वीं शताब्दी के पहले रागों को कहा जाता था जाति गायन। जाति गायन कहा जाता था रागों को 5वीं शताब्दी के पहले। अगला प्रश्न है, राग के आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर लगने वाले राग को कहते हैं। राग के आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वर लगने वाले राग को कहते हैं षाड़व औड़व जाति का राग। पहले 6 स्वर आ रहे हैं इसलिए षाड़व, और बाद में 5 स्वर आ रहा है तो इसलिए इसको औड़व जाति का राग कहेंगे। तो रागों में यदि आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है तो इसको कहेंगे षाड़व औड़व जाति का राग। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में षाड़व को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में षाड़व को कहते हैं हेक्साटोनिक। षाड़व जाति को या षाड़व जाति के स्वर सप्तक को कहते हैं हेक्साटोनिक स्केल वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में औड़व जाति को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में औड़व जाति को कहते हैं पेंटाटोनिक स्केल। औड़व जाति के स्वर सप्तक को पेंटाटोनिक स्केल कहते हैं पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में। इसके अलावा संपूर्ण जाति के स्वरों को हेप्टाटोनिक स्केल कहते हैं पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूजिक में। ठीक है, षाड़व जाति को हेक्साटोनिक, औड़व जाति को पेंटाटोनिक और संपूर्ण जाति को हेप्टाटोनिक स्केल कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। 19वां प्रश्न है, राग का निर्णय करने वाला मुख्य स्वर है। राग का निर्णय करने वाला मुख्य स्वर है वादी स्वर। वादी स्वर जो होता है वो राग का राजा स्वर, मुखिया स्वर, मुख्य स्वर, सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला, सबसे ज्यादा न्यास किए जाने वाला स्वर होता है वादी स्वर। तो इसलिए राग का निर्णय करने वाला या राग का मुखिया स्वर वादी स्वर को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक राग कितने मूल थाटों अथवा संगीत मापकों पर आधारित हैं।
भारतीय पारंपरिक राग 10 मूल थाटों और संगीत मापकों पर आधारित हैं। ठीक है, 10 मूल थाट हैं जो है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। इन 10 थाटों के रचयिता हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। तो 10 थाटों को ही भारतीय पारंपरिक राग में मूल थाटों अथवा संगीत मापकों पर आधारित माना गया है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, आज ये 423वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 422 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से पिछली सभी 422 वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 424वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।